तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 1/13 आपका हो जाएगा। यही आपका सही रिजल्ट हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के आपके इस साल जो 2025 में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को मैंने हल किया 20 क्वेश्चन, और इसी तरह आप इन प्रश्नों को हल करके और OMR जो सीट दिया रहेगा उस पर आप लोग भर देंगे। बाकी के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उनका डिस्कशन यहाँ जोरों शोरों से हो रही है। तो अभी हम 2025 का जो पेपर गणित का हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, और इसी बेस पर इसी तरह का पेपर आपको इस साल भी मिलने वाला है। तो प्रत्येक दिन आपको हम तैयारी करेंगे कि मात्र 2 महीने में आपका सिलेबस अच्छा से पढ़ाया जा सके। तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे 2025 में जो पेपर हुए हैं वह किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हुए, और आपको कुछ नए प्रश्न भी हम आपको देंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं 2025 का यह गणित का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके निर्देश वगैरह। तो आपको बता दें समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। प्रत्येक पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है, और इसमें निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड रहेंगे। अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि आप तो इसमें आपको 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि 20 बहुविकल्पी का 20 नंबर आपको मिलेगा, और बाकी के जो दूसरा जो खंड ब होगा वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो पिछले साल कैसे आए हैं पेपर, इसके बारे इसको हम चलिए डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 आपका है, पहला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ऑप्शन है, दिख रहा है? दिख रहा है साहब, दिख रहा है। परिमेय संख्या, दूसरा है प्राकृतिक संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या, और चौथा है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों आपको बता दें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लीजिए, परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/2, तो 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है, और इसके साथ आप जोड़ दें एक अपरिमेय संख्या। कोई अपरिमेय संख्या मान लीजिए हमने अंडर रूट में लिख दिया 2, तो ये अंडर रूट में 2 हो गया अपरिमेय। अब दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो पूछ रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद से जो प्राप्त हुआ वो परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो आपको मालूम है कि यह परिमेय और अपरिमेय दोनों अगर जोड़ेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। हमेशा याद रखेंगे, 2 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, 2 अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होगा, एक परिमेय एक अपरिमेय जोड़ेंगे तो भी आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। एक बार और देख लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास है 2 क्या है? तो सभी पूर्णांक जो होते हैं ना वो परिमेय संख्या होते हैं, जैसे 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए अंडर रूट मैंने लिखा 3, और मैंने पूछा है ऑल ओवर ये दोनों मिला के बताइए क्या होगा? तो 2 + √3 ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 157 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो बच्चों प्रैक्टिस करिए, बहुत ही जल्दी इसको कर लेंगे। 156 157 का अभाज्य गुणनखंड आप इसे फैक्टर कर लीजिए। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, फिर 3 से काट लीजिए, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और फिर यहाँ 13 × 1 = 13 कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? देख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो आप 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 13, तो आप यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2⁻2 × 3 × 13। अब यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन में कोई है तो उसको लगाइए। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2⁻2, यहाँ देखिए × 3 × 13, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आप ऐसे हल करके और यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसको टिक कर लीजिए, और OMR में बी नंबर जो होगा उसको आप फिल कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिलीट नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि हेलो सर, अमन बोल रहे हैं हेलो सर। ये दुनिया वाले लिखे हैं
हाय, आप उनको बोलिए कि और लोगों को शेयर करें। चलिए सभी लोग शेयर कर दिए थोड़ा, और क्लास बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो आज मैंने शुरू किया और सभी 20 प्रश्नों को आज मैं सॉल्व करूंगा और बताऊंगा, और इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत जल्द आपको इसका जो साफ वीडियो होगा दिखाई देगा, तो आप लोग देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा जूम हो जाएगा। हाँ जूम हो, से? सिलेक्ट पे दबाइए फर्स्ट, अभी जूम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि यदि 3x + 5y अपान 3x - 5y = 7/3 तो पेन वाला क्लिक x रेशियो y का मान होगा। तो इसको आपको पेन वाला क्लिक कर दीजिए, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी पेन चला। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 3x + 5y, क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए 3x, ये डिलीट होगा। हाँ इरेज, अभी पेन क्लिक कीजिए, 3x, पेन पे अब ठीक है सर। अभी हम सीख रहे हैं। 3x प्लस कितना है 5y, 5y बाई अपान 3x - 5y 3x - 5y -5y इक्वल टू कितना है 7/3। 3 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो मतलब बज गुणन कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये गुणा करिए। 7 तरीका आपका हो जाएगा 21x और -7 × 35y और बराबर 3 तरीका आपका हो जाएगा 9x और प्लस 3 × 15y। अब आप जानते हैं x को एक पास हमें रखना है 21x, और कहीं x यहाँ है 9 है, इधर लाएंगे -9x इक्वल टू, ये माइनस से उधर लेके जाएंगे 35y और प्लस 15y। तो आप देखिए 21 में से 9 अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, 21 में से आप 9 घटा देंगे, कितना होगा 12, 12x इक्वल टू 35 और 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 और 15 50y हो गया। हमें क्या चाहिए, तो हमें x रेशियो y चाहिए, x रेशियो y चाहिए। तो x अपान y अगर हम करते हैं तो ये 12 इसके नीचे आएगा, 50 बटा हो गया 12। तो अब इसको आप काट सकते हैं, किससे कटेगा, हाफ कर दें, 25 दूना 50 और 6 दूना 12, यानी कि x रेशियो अगर y की बात मैं करूं तो होगा 25:6। अब ऑप्शन में देखिएगा 25:6, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन बी है 5:3, 3:5 और 7:3, तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर 25:6। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन करते हैं। विश्वजीत वो बोल रहे हैं, हेलो सर। चलिए सभी लोग आप लोग शेयर कर दीजिए और क्लास जल्दी शुरू किया जाएगा। इसमें से 2 महीने में हम आपको पूरा करा देंगे और अच्छा क्वेश्चन देंगे जो बोर्ड पेपर में आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर क्या होगा। और ऐसा कोई साल नहीं हुआ, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हुआ जिस वर्ष में विविध कर ना पूछे, विविध कर जरूर पूछेगा, इसलिए सही है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 विविध कर हर हालत में पूछना ही है। तो आप समझिएगा विविध कर का फार्मूला होता है b = b² - 4ac। विविध कर का सूत्र है d = b² - 4ac। तो यहाँ देखेंगे हमारा समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0। हम चाहें तो आप इसको एक बार हल भी कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके, या फिर जो जहाँ है वैसे ही रख दीजिए। यहाँ a की वैल्यू आपकी है 3, तो आप रखिएगा b², b की वैल्यू है -2, तो लिखिएगा -2 का स्क्वायर 4 × a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 1/3 है। ठीक है, तो आप देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 4 × 1 = 4, सिर्फ 4 बचा, और 4 से 4 घटा देंगे होगा 0। इसलिए आप देखेंगे कि इसका विविध कर कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। तो आप फार्मूला याद रखेंगे, विविध कर d = b² - 4ac।
अगर विविधकर नहीं पूछता है तो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति बताइए क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर विविधकर का मान 0 होता है, यानी कि इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, जैसे 0 आ गया तो आप कहोगे सर ये मूल जो होंगे ना वो बराबर होंगे, या आप इसको समान बोल सकते हो कि समान होंगे, ठीक है। अगर विविधकर का मान यानी कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 से छोटा हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ 0 ना आए, 0 से छोटा का मतलब ये माइनस में आ जाए, तो समझ लीजिएगा ये मूल क्या होंगे, तो कहोगे सर मूल जो है काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगर b² माइनस 4ac की इज ग्रेटर देन, इसका मान ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक आ जाए, तो आप ये कहिएगा कि मूल क्या होंगे, तो ये आपके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर वहाँ से चेंज हुआ। अभी ये बोल रहे हैं अमन कुमार सर, क्या समय आ गया है, कल आपके साथ पढ़ रहे थे क्लास में और अभी आप लाइव पढ़ा रहे हैं आज क्लास में। चलिए कल क्लास में पढ़ते थे। अच्छा में चले गए। पहले के बच्चे हैं। हाँ पहले के ऐसा है। चलिए सोशल मीडिया ही तो ऐसा चीज़ है, क्वेश्चन अभी है, इसको डिस्कशन करना है। और बोल रहे हैं आज याद आ रहा है सर लाइव देखकर आप बताइए, सोशल मीडिया ही तो है कि हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को याद कर ले रहे हैं। अन्यथा लोग पढ़ने के बाद से आप जानते हैं कि सबकी ज़िंदगी अलग हो जाती है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो सोशल साइड ही है जिससे हम लोग याद कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो चलिए आप जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आइए मिलिए फिर कभी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछ रहा है इस सारणी का माध्य क्या होगा। एक में लिखा है वर्ग अंतराल, एक में लिखा है बारंबारता। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ध्यान देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि माध्य न आए, समांतर माध्य न आए, माध्यिका न आए, बहुलक न आए। पेपर में ये तो जरूर आएगा। और आपके लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपको सांख्यिकी से देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, एक में है बारंबारता। तो इसको थोड़ा सा मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ। एक में है वर्ग अंतराल और एक तरफ है बारंबारता। तो आप देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो वर्ग अंतराल में यहाँ लिखा है 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 हो गया, ठीक है। और बारंबारता में कितना है 2, फिर कितना है 4, 7, 3 और 4। तो इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, ये बारंबारता f है और हमें यहाँ निकालना होता है क्या, इसका पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु को x से डिनोट कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ दीजिए, लिमिट को 2 और 4 हो जाएंगे 6, और 6 का हाफ कर दीजिएगा, ये हो गया 3। वैसे ही 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5। हम देख रहे हैं 2 2 का अंतर है, 2 2 इसमें जोड़ते जाइएगा। 5 2 हो जाएंगे 7, 7 2 हो जाएंगे 9, और 9 2 हो जाएंगे आपके 11। लास्ट में देखिएगा 10 और 12 होगा 22, 22 का आधा 11, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, माध्य क्या होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं f इंटू एक्स। आगे हम यहाँ लिख देते हैं f इंटू एक्स। इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसमें दिख रहा है, दिखेगा। गुणा करिए, हाँ 2 3 आपका हो गया 6, 4 5 आपका हो गया 20, और 7 7 आपका हो गया 49, 9 3 हो गया आपका 27, और 11 चौका हो गया 44। आप यहाँ पूरा जोड़ दीजिएगा, समेशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, और ये हो गया समेशंस ऑफ एफ। इसको जोड़ दीजिएगा पूरा, पुनः इसको जोड़ दीजिएगा, और आपको हम सॉल्व करने के लिए फार्मूला बता दें, समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब जितना भी आएगा उसमें आप एफ का इसका भाग दे दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो समय नहीं है इसलिए आप ये काम खुद कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा पूरा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, और इस जो भी आएगा उसमें इसका भाग कर देंगे तो रिजल्ट इसका मिल जाएगा। और देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग आप लोग जुड़े रहिए, और जो बच्चे भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी 7 लोग जुड़े हुए, तो सभी लोग इसमें बोलिए कि सब लोग तैयार रहें इसमें, और जो क्वेश्चन हो उनको जो दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ है, इसको ऊपर कैसे हो गए,
तो ये क्वेश्चन लेने के लिए आपको उसको छोटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट नहीं, छोटा करना होगा। सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये आपका त्रिभुज का क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, यहाँ देखिए डी ई समांतर है इसके बी सी के, और इस प्रकार की ए डी बराबर 1.5, डी बी बराबर 3, ए ई बराबर 2। तो हमें मान निकालना है ए सी का, इसका पूरा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम ले लेंगे और लिख देंगे ए डी बटा डी बी बराबर डी बट, ये तो दिया नहीं है तो आप लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर, पेन चालू करना पड़ेगा, बस हो गया। ठीक है। तो आप इसमें रख सकते हैं, ये आपका 1.5 है, ये 3 है और ये आपका 2 है, और ये आपको ये निकालना है। तो पहले ये निकाल लें, फिर आप अपने आप ऐसे निकल जाएगा। तो आप थेल्स पर में लगा लें। थेल्स पर में होता है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो चलिए ये है 1.5 और डी बी कितना है 3 है, और ए ई आपका है 2 और नीचे ई सी यह फाइंड कर लीजिए पहले। तो आप देख रहे हैं यह आपका 1.5 है, 1.5 2 जा 3 होता है। तो अब ई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई सी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करिए, 2 2 जा हो गया 4। ई सी आपका ये हो गया 4, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए सी बराबर क्या है, ए सी में दो चीज़ें हैं, ए ई प्लस ई सी। ए ई का मान 2 है और ई सी का मान 4 हो गया। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर ये आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ये देख सकते हैं। दो बिंदु दिया है, एक है बिंदु 2,3 और एक है 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। पहले इसको साइड में करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। यहाँ देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र D बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए D बराबर हो गया √x2, तो ये आप इसमें छांट लीजिएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ x2 क्या है 4 और माइनस x1 यहाँ क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ क्या होगा 1 और माइनस y1 यहाँ क्या होगा 3 का होल स्क्वायर। तो D इक्वल टू हो गया √4 से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर। तो D इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो D इक्वल टू हो गया 4 और 4 अगर जोड़ते हैं तो हो गया 8। इसका अगर मैं 8 का फैक्टर करता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8। यहाँ आप देखेंगे 2 का जोड़ा पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में ही रह गया, यानी कि 2√2 मात्रक या इकाई आपका आंसर होगा। अब इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला है 2 मात्रक, दूसरा है 2√2 मात्रक, तीसरा है √2 मात्रक और चौथा है 3 मात्रक। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2√2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, x2 माइनस x √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। का है द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है 3x² और -12x प्लस m इक्वल टू 0। इसके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी मैंने बोल दिया था, विविधकर का फार्मूला आपको याद करना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि मूल बराबर है,
मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है तो उस समय विविधकर का जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। आपको मैंने उसी समय बताया कि आप याद करिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा जब मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से b की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू आपकी है 3, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है m। तो यहाँ रखिए b की वैल्यू है -12, तो लिखेंगे -12 का स्क्वायर -4 मल्टीपल्स ऑफ द a इन द प्लेस ऑफ a इक्वल टू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू आपकी है m इक्वल टू 0। देन -12 का स्क्वायर अगर करते हैं तो होता है 144 और -4 3 जा 12m इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू चाहिए। ये माइनस है तो उधर लेके चले जाएं, प्लस हो जाएगा 12m बराबर इधर कितना बचेगा 144। हमें m की वैल्यू चाहिए, यहीं से काट दीजिए 12 बराबर 144 होता है। तो m की वैल्यू आपका हो गया 12। अब देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 14। तो आप देख सकते हैं 12 आया, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लाइव और ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं। एक लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला आपको हम बता दें कि दो संख्याओं का अगर दो संख्या दिया है, एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला याद रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि मौसा गुणे लॉसो। ये फार्मूला हो गया। इसमें चार चीजें दी होती है। दो संख्या मतलब इसमें दो संख्या दिया रहेगा, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो मौसा गुणे लॉसो। तो आप इसमें देख सकते हो पहली संख्या कितना दिया, पहली संख्या दिया है 15, तो पहली संख्या के जगह पर लिख दो 15 गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना दिया है 25, यहाँ लिख दो आप 25 इक्वल टू मौसौ। इसमें इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 5। हमें क्या निकालना है, एलसीएम यानी कि लॉस निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप देख सकते हैं 5 से कोई दोनों कटने वाला है, काट सकते हो, 5 5 25, यानी कि मेरा जो एलसीएम है वो क्या मिलेगा आपको 15 5 75, 75 आपका एलसीएम होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि 75 कहीं है क्या, पहला है 150, दूसरा है 75, तीसरा है 125 और डी है 100। तो आप देख सकते हो 75 हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एपी, और आप जानते हैं एपी जो है क्वेश्चन जो एपी का आता है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एक दो क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आते हैं। तो एपी के क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है एपी आपका, और एपी में दिया है 3 1 -1 और -3 ... ऐसे लिखा। इसके लिए सार्वंतर ज्ञात किए। सार्वंतर मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं सार्वंतर का फार्मूला होता है, दूसरा में से पहला घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, या तीसरा में से दूसरा घटा दें तो भी निकल जाएगा। तो फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, दूसरा कितना है 1, 1 में से पहला यानी कि 3 घटा दो तो हो गया -2, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा -2 का होगा, और इसमें -2 आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा -2। चलिए 11 देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 11, और ये है माध्यक वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग जो है इसमें पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा।
तो बच्चों कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा सा समय दीजिए और मैं आपको समझा देता हूँ। एक में लिखा है वर्ग अंतराल और आप यहाँ लिखिए वर्ग अंतराल, एक में लिख दे रहे हैं वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिखा है बारंबारता। बारंबारता देखिएगा, पहली बार लिख रहे हैं बोर्ड पर तो इधर उधर अक्षर हो जा रहा है। तो वर्ग अंतराल में लिखा है 0 to 5। अब आप यहाँ देखेंगे डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो 5 to 10, 10 से आपका 15, 15 to 20, 20 to 25 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे कहाँ यहीं तक है। और बारंबारता में देखेंगे 2 7 3, 2 7 3, उसके बाद आपका है 10 और लास्ट में है 4। ठीक है, माध्यक की बात कह रहा है, ध्यान देंगे। तो ये आपका है F यानी कि बारंबारता और हम यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता जिसको आप CF कहोगे। तो जरा देखिएगा CF कैसे निकलते, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 में 7 जोड़ दिए तो 7 और 2 हो गया 9, 9 में 3 जोड़ दिए 9 3 हो गया 12, 12 में 10 जोड़ दीजिए हो गया 22 और 22 में 4 जोड़ दिए हो गया 26। इस टोटल को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे n बराबर और ये n की जो वैल्यू होगी ये यही आएगी जो लास्ट में है 26 आएगी। n का मान 26 है तो n/2 का वैल्यू क्या होगा, मैंने आधा कर देंगे तो 26 का आधा कितना होता है 13, यानी कि 13 आपको ढूंढना है कि संचयी बारंबारता 13 किस में मिल रहा है। 13 से छोटा है इसमें नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 12 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 22 में 13 है। तो 22 वाली जो लाइन है आप देख लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 यानी कि ये वाली जो लाइन होगी यही माध्यक वर्ग होगा। तो पूछ रहा है इस माध्यक वर्ग कौन होगा, माध्यक वर्ग बताइए। तो माध्यक वर्ग ये होगा 15 to 20 यानी कि 15 से 20। तो में ऑप्शन देखिएगा कौन सा है 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये आपका 26 है, इसको आधा करेंगे 13, देखेंगे संचयी बारंबारता जिसमें भी 13 मिलेगा वही जो है वर्ग अंतराल में देखिएगा वही माध्यक वर्ग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, आपके सामने है 14 है 14 है, अच्छा 14 है क्वेश्चन, हाँ 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार है आपके सामने, एक मीनार है और ये मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, ये आप 20 मीटर है आपका मीनार और इसकी जो छाया है वो छाया इधर बन रही है उधर बन रही है, तो ये छाया आपकी है 20√3 मीटर। अब बताना यह है कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण थीटा, इसका मान क्या होगा यही हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आधार दिया है, लंब दिया है, आप यहाँ लिख दीजिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका है 20 और आधार का है 20√3। तो देखिए 20 से 20 एक बार में कट गया, यानी कि tan थीटा का मान हो गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर आप देखिए 1/√3, tan कितने की वैल्यू होती है तो 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल करिए यानी कि थीटा का मान आपका होगा 30 अंश 30 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा उन्नयन कोण। अब ऑप्शन में देखिए पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा 60 और चौथा आपका है डी नंबर 90। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, एक वृत्त ले लीजिए और इसकी रेडियस जो है दिया हुआ है, इसकी रेडियस दिया है, ये आपका है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। ये कोई चाप, ये मान लीजिए कोई चाप है और केंद्र पर यहाँ जो है 30 अंश का कोण बनाता है।
तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ 30 अंश है तो लिख दो 30/360। पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 रख सकते हो या 3.14। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 14 तो लिख सकते हो 14 × 14, 2 टाइम क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखो ये 0 से 0 काट दो, ये 3 से कटेगा 12 3 36, 12 बार में 7 से काट दो, 7 दूना 14 हो गया। ये 12 है तो 2 छक्का 12, ये 6 बार में कट गया। और भी काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6, ये 2 7 14 हो गया। 22 सत्ते ऊपर 22 है और गुणे 7 है तो 22 सत्ते होगा 154, 22 सत्ते 154 और बट्टा में नीचे आ रहा है 3। तो देखिए यहाँ 154/3 कौन सा है? 154/3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपको याद करना होगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो ये वाला ट्रिक वाला सही करें, इसमें कौन सा था? 30 डिग्री, इसमें आपका हो गया 155/3 वर्ग सेंटीमीटर। और ये देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जोकर टोपी का आकार क्या होता है? तो जोकर की टोपी का आकार जो है लगभग कुछ इस तरह का होता है, आप देखे हैं। जोकर के टोपी का आकार कुछ ऐसा होता है और ये जो आकार है ये शंकु का आकार का है, इसलिए आप बताएंगे कि ये शंक्वाकार होता है। जोकर की टोपी का जो आकार होता है वो शंकु के आकार का होता है, तो शंकु के आकार के होने के कारण हम इसे कहेंगे शंक्वाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि और सरल विधि। तो आपको बता दें कि यह जो दोनों विधि है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, हम स्टैटिक्स में यानी कि सांख्यिकी में यह दोनों का उपयोग जो है समांतर माध्य की गणना करने के लिए करते हैं। यह दोनों समांतर माध्य की गणना करने की एक सरल विधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि यह एक सरल विधि है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, दोनों ही विधियों से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 15। तो देखिए यहाँ माध्य बराबर दिया है 15 और माध्यिका दिया है 24। माध्यिका इक्वल टू 24। हमको निकालना क्या है? बहुलक। तो हमें बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होगा? देखिए बिना फार्मूला का ये क्वेश्चन होगा नहीं, आप याद करेंगे बहुलक का जो फार्मूला होगा याद करेंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू समांतर माध्य। चलिए तो यहाँ रखते हैं 3 गुणे माध्यिका, और माध्यिका का मान कितना है यहाँ 24 और -2 गुणे समांतर माध्य, और समांतर माध्य का मान कितना है 15। तो ये हो गया आपका 24 या 72 और माइनस ये 15 है, 15 दूना 30, 30 घटा देंगे आप इसमें से तो कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 42। यानी कि बहुलक आपका होगा 42। और ऑप्शन में चलिए हम चेक करते हैं कि 42 कहीं है या नहीं है। पहला 49, दूसरा 47, तीसरा 46 और चौथा है 42। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 42 बहुलक आपका होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी किसी क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों अगर दिया हो तो तीनों के संबंध के लिए फार्मूला आप याद कर लेंगे, और तीनों में से 2 दिया रहेगा, एक हम निकाल लेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19 आ गया। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता
जो है एक पासा है, तो आप पासा में आप जानते हैं कि कुल सतहों की संख्या होती है 6 तक। पासा में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप जानते हैं लूडो खेलते हैं ना आप लोग, तो उसमें सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब 6 में क्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5 और 6। जब आप एक पासा को फेंकेंगे, लूडो को एक बार आप फेंकेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6। इन 6 में से कोई एक आएगा, कोई एक रिजल्ट आएगा। तो हम करेंगे सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या हमको चाहिए। तो सम संख्या क्या होता है बच्चे? इसमें सम संख्या कौन कौन है? तो 2 है, 4 है और 6 है। सम संख्या यानी कि एवन नंबर्स वही होता है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और 2 से विभाजित होने वाली संख्या एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। यानी कि इसमें अगर सम संख्या की बात हम करें तो सम संख्या आपका इसमें है, टोटल सम संख्या की संख्या 3 है। 1, 2, 3, देखिए 3 है। लेकिन मुझे क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो बच्चों प्रायिकता का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता में हम नीचे वो लिखते हैं जो टोटल रिजल्ट होता है। अब हम जानते हैं एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो टोटल रिजल्ट क्या आ सकता है? तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन 6 में से हमको सिर्फ वही चाहिए जो सम है। और सम कौन कौन है? 2, 4, 6, यानी कि 3 संख्या है जो सम है। तो ऊपर लिखेगा 3 और नीचे लिखेगा 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि प्रायिकता होगा 1/2। और ऑप्शन में ढूंढेंगे कि 1/2 कहीं है या नहीं है। तो पहला है 2/3, दूसरा है 1/2 और 1/6 और 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर आपका सही जवाब होगा। 1/2 आपकी जो है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल पत्तों की संख्या 52 है। उसमें से एक पत्ता को निकाला जाता है। लेकिन एक पत्ता में भी यहाँ कंडीशन दिया है कि एक पत्ता जो होना चाहिए वो रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि इसमें बेगम होने की प्रायिकता क्या? रानी कितने पत्ते होते हैं? तो आप ध्यान देंगे कि इसमें 52 पत्तों में से 4 पत्ते जो होते हैं वह आपके रानी होते हैं। तो प्रायिकता क्या होता है? अभी मैंने समझाया कि प्रायिकता का मतलब नीचे लिखेंगे जो टोटल रिजल्ट है। तो प्रायिकता P बराबर नीचे लिखिएगा जो टोटल, तो टोटल पत्ते आपके हैं 52 और 52 में से कितने पत्ते आपके रानी के हैं? तो रानी के 4 पत्ते हैं। अब मुझे रानी ही निकालना है तो ऊपर आप लिखिएगा 4। अब इसे काट सकते हैं, 4 × 4 और 13 चौके 52। यानी कि आपकी प्रायिकता रानी होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13। और इसमें आप देखेंगे कि 1/13 कहाँ है? 1/4, 1/13, 1/26, 1/52। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 1/13 आपका हो जाएगा। यही आपका सही रिजल्ट हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के आपके इस साल जो 2025 में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को मैंने हल किया 20 क्वेश्चन। और इसी तरह आप इन प्रश्नों को हल करके और OMR जो सीट दिया रहेगा उस पर आप लोग भर देंगे। बाकी के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उनका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और भी हम ऑब्जेक्टिव पूरे किताब से, जैसे कि ये पेपर में आया है, इसी लेवल के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। इसके लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।